एनर्जी बैंड डायग्राम पे फोकस करेंगे, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पे फोकस करेंगे, पी एन जंक्शन देखेंगे भाई, इसके फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग देखेंगे डायोड का, एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड में एलईडी, सोलर सेल एंड फोटो डायोड, ये सब हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो पढ़ने होते हैं वो होते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि सिलेबस से हटा दिए गए हैं, और होते हैं लॉजिक गेट, ये भी सिलेबस में आपके नहीं है, सीबीएसई 2022 में तो नहीं है। अगर एंट्रेंस पर्पस के लिए आप अलग से करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को भी कवर कर सकते हैं, लॉजिक गेट को भी कवर सकते हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग सीबीएसई बेस्ड सिलेबस पे ही हम लोग फोकस करें, तो इसलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को कम से कम कवर करते चलें और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी बात भाई, तो सेमीकंडक्टर क्या, तो सेमीकंडक्टर का ऐसा टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में, ऐसा समझो कि हम लोगों का टेक्नोलॉजी है जो कि आज के टेक्नोलॉजी के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। आज जो हम लोग कंप्यूटर्स देखते हैं और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहे वो कैलकुलेटर हो या ट्रांजिस्टर हो या टीवी हो या मोबाइल हो, इन सब में सेमीकंडक्टिंग चिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल तो बहुत सारे जो हम लोग सोच नहीं सकते उतने सारे वैरायटीज़ में सेमीकंडक्टिंग चिप यूज़ करते हैं। और ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये ऐसा हमें डिवाइस दे सकता है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से यूज़ करके ऐसा डिवाइस हम लोगों को मिल सकता है जिसमें कि छोटा सा हम लोग हीट एनर्जी डेवलप कर दें या छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, उससे हम लोग कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दैट इज चार्ज कैरियर का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स हम लोग करंट का वैल्यू को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्शन को भी हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। और हम लोग अगर छोटे छोटे लाइट एनर्जी भी अगर इंसिडेंट हो उससे कंट्रोल कर दें तो लाइट ड्रिवन स्विच बना सकते हैं। सो बहुत सारे यूज हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। और कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ब्लॉक को टुगेदर हम लोग क्लब कर सकते हैं, जैसा कि आईसी में करते हैं। ये सब सेमी कंडक्टिंग टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है जो आज हम लोगों को मॉडर्न ज़माने में जो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपको फैसिलिटेट कर रहा है, वो है सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स सो दैट सम ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट में हैं, एंड देयर जंक्शंस ऑफर पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन हो या होल, थ्रू देम, उनके थ्रू कंट्रोल वे में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा सकते हैं, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सब में। ठीक है, सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट, थोड़ा सा लाइट इंसिडेंट करा दे या थोड़ा हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दे या थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे, कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल कैरियर्स, मोबाइल चार्जेस एंड देयर डायरेक्शन इन द सेमीकंडक्टर। तो इससे हम लोगों का बहुत सारा पर्पस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रिक्वायर्ड होता है वो फुलफिल होता है। ठीक है भाई, तो सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी में इसका कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे, जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जानना पड़ता है एनर्जी बैंड डायग्राम और 3 टाइप के सॉलिड्स। जो सॉलिड्स हैं भैया वो 3 टाइप के हैं। अगर हम लोग बात करें सॉलिड्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो सॉलिड इन जनरल कैन बी ऑफ 3 टाइप। कौन कौन सा भाई, तो मेटल्स है यानी कंडक्टर्स है, सेमी कंडक्टर है एंड इंसुलेटर है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो हमने एक सॉलिड लिया, इस सॉलिड में हमने एक सेल लगाया, सेल लगा कर करंट इस्टेब्लिश करना चाहा, तो अगर ये कंडक्टर है तो इसमें करंट मान लो हमने 10 वोल्ट का अप्लाई किया सेल, तो अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडीशन में हो सकता है इसमें 2 एम्पियर का करंट हो जाए। अगर ये सेमी कंडक्टर है तो हो सकता है इसमें 0.0002 एम्पियर का करंट हो। और अगर ये इंसुलेटर है तो उस कंडीशन में नो करंट, कोई करंट नहीं है। तो सॉलिड का बिहेवियर, कंडक्टिंग बिहेवियर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग और इनके बीच वाला बिहेवियर है सेमीकंडक्टिंग। मतलब कंडक्ट तो करता है बट इतना कम कंडक्ट करता है कि आधा कंडक्शन समझ सकते हो आप, इन दोनों के बीच में समझ सकते हो, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच वाला बिहेवियर है। तो इसको अगर हम लोग नोटिस यहाँ करना चाहें, हाई कंडक्टिविटी है इसमें। कंडक्टिविटी देखो कितना हाई है, ये है कंडक्टिविटी, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया कंडक्टिविटी को, 10⁻⁴ से ले करके 10 करोड़
साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर ये होता है। साइमन बोलते हैं 1 रेसिस्टेंस को, 1 ओम को हम लोग साइमन एक यूनिट है, ठीक है भाई। तो रेसिस्टेंस का यूनिट जो ओम है उसका रेसिप्रोकल को बोलते हैं साइमन। तो इसका देखो कंडक्टिविटी क्या होता है, यहाँ तो कंडक्टिविटी करोड़ों में है, 100 से लेकर के 10 करोड़ तक, और यहाँ पे देखो 10⁵ लाख टाइम्स से लेकर के 10⁻⁻6 तक, ठीक है भाई। यहाँ कंडक्टिविटी क्या है, 10⁻11 से -19, कितना लो कंडक्टिविटी। और रेसिस्टिविटी इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या होता है, 1 कंडक्टिविटी होता है भाई। तो यहाँ रेसिस्टिविटी है 10⁻² to 10⁻8, और यहाँ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इन बिटवीन वाला मीडियम लेवल का है भाई। और यहाँ पे क्या है, वेरी हाई रेसिस्टिविटी। तो इंसुलेटर तो है ही हाई रेसिस्टिविटी वाला, मतलब वेरी लो कंडक्टिविटी, वेरी हाई रेसिस्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी। और कंडक्टर जो मेटल्स हैं वो क्या है, वेरी लो रेसिस्टिविटी एंड वेरी हाई कंडक्टिविटी। और ये क्या है, कंडक्टिविटी के मामले में भी इन बिटवीन और रेसिस्टिविटी के मामले में भी इन बिटवीन होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो ये 3 तरह के सॉलिड्स हैं, लेकिन इन सॉलिड्स को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं वेन डायग्राम के बेसिस पे भी। तो देखो ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स में, ठीक है भाई। आगे देखते हैं हम लोग। देखो एनर्जी बैंड डायग्राम सॉलिड और बैंड थ्योरी हम लोगों को देखने हैं सॉलिड्स का। तो देखो भाई इसमें थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, फिर सेमीकंडक्टर मेन तो चैप्टर है सेमीकंडक्टर में पढ़ने के लिए, बट हम लोग बेसिक बात भी हम लोग करेंगे कि अगर मान लो एनर्जी लेवल हम लोग दिखाते हैं भाई सॉलिड्स में, तो ये देखा गया है कि जब हमारा सेपरेशन एटम्स का किसी भी सॉलिड में जो सेपरेशन एटम का एक्चुअल सेपरेशन मान लो 2 एटम के बीच में ये है, तो सेपरेशन जब ज़्यादा हो गई है R0 सेपरेशन मान लो, जब सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है ये है मान लो R0। लार्ज सेपरेशन जब एटम एटम के बीच में होता है ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन है भाई, ये इंटर एटॉमिक सेपरेशन है यार। अगर सेपरेशन लार्ज हो तो एटम्स इंडिपेंडेंट होते हैं और इनमें एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। मान लो ये है हमारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। सेमीकंडक्टर में तो यहीं तक में काम चल जाएगा भाई। मान लो सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का तो 14 होता है एटॉमिक नंबर, और उसके बेसिस पे फोटोन का हम लोगों ने 14 का देख लिया, 10 इधर है और ये 4 ये है। 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। ये 4 जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलें 4 आउटर मोस्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ही काम होता है, उनका ही मेन हम लोगों को देखने हैं। क्या देखने हैं, तो भाई जब हमारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो, जब हमारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में सारे एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने अपने एनर्जी लेवल में आइसोलेटेडली रहते हैं। लेकिन जब पास में जब हम लोग सेपरेशन कम करते हैं तो क्या होता है, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल हैं उनमें होता है मॉडिफिकेशन, और सर्टेन लेवल पे आकर के ये दोनों क्लब्ड हो जाते हैं। उस कंडीशन में ये 2 इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएंगे इस सेपरेशन में देखेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन किधर है 4 में। और जब एक्चुअल सेपरेशन की बात आती है उस कंडीशन में हम लोगों के पास 2 बैंड मिल जाते हैं, 2 बैंड है यहाँ पे। मतलब चाहे तो इलेक्ट्रॉन इस वाले में हो, लोअर एनर्जी वाले में हो, या चाहे हायर एनर्जी वाले में हो। अगर हायर एनर्जी वाले में है तो कंडक्शन बैंड है, लोअर एनर्जी वाले में है तो ये वैलेंस बैंड है। जो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहे तो वैलेंसी में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, डैट इज बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो एटम के साथ अटैच्ड हुए पड़े हैं, किसी कोवेलेंट बॉन्ड में फंसे पड़े हैं। तो ऐसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन। जो कोवेलेंट बॉन्ड में फंसे हुए हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फ्री फॉर कंडक्शन, मतलब किसी एटम से अटैच्ड नहीं है, वो फ्रीली हैं, वो मूव कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो वो मूव कर सकते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं वो हम लोग जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री होते हैं, ये फटाफट मूव करके करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो अब डिपेंड करता है भाई कि ये बैंड डायग्राम में इन दोनों के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो कितना है, वो डिसाइड करेगा कि किस टाइप का ये सॉलिड है। ये वाला जो लोअर एनर्जी लेवल है
कंडक्शन बैंड का और हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वैलेंस बैंड का, इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg। अगर Eg का वैल्यू हमारा क्या हो भाई, तो लेस देन अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो इस कंडीशन में हम लोग लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स ऑलमोस्ट जीरो जैसा, वेरी वेरी स्मॉल, तो इस कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि ये कंडक्टर है। और अगर हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लार्ज एंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इस कंडीशन में हम लोग समझते हैं इसको सेमीकंडक्टर, इसको समझते हैं फिर सेमीकंडक्टर। और अगर हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि ये भैया ऐसा सॉलिड जो है वो क्या होगा, तो ये इंसुलेटर होंगे। तो एनर्जी बैंड गैप जो है वो डिसाइड करता है कि ये किस टाइप का सॉलिड बिहेवियर दिखाएगा। ये बैंड गैप वेरी वेरी स्मॉल है तो समझो कि हमारा वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो ये कंडक्टिंग बिहेवियर का होगा, ये सॉलिड मेटालिक समझा जाएगा, कंडक्टिंग बिहेवियर का होगा। लेकिन अगर हमारा बैंड गैप 3 से ज़्यादा हो जाए तो ये इंसुलेटिंग हो जाएगा, और इन बिटवीन रहे तो ये सेमी कंडक्टर होगा। तो बैंड डायग्राम के बेसिस पे ये होता है। और देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो भाई चाहे कोई भी हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, वैलेंस बैंड दिखाते हैं जब हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाते हैं इसके, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस बैंड में तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते ही रहते हैं, फंसे पड़े रहते हैं, ऑक्टेट पूरा करने में रहते हैं ये। अब ये अगर कंडक्टर है तो कंडक्शन बैंड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये इंसुलेटर है तो कंडक्शन बैंड में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर सेमीकंडक्टर है तो सम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। और जब हम लोग इसके डोपिंग करते हैं तो कुछ और कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती है भाई, जब हम लोग डोपिंग करते हैं या फिर सर्टेन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन को जब हम मिलते हैं तो इससे और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, रूम टेम्परेचर पे स्लाइट कंडक्टिविटी भी मिलती है। अब समझते हैं ज़रा ध्यान से एक एक करके। पहले तो ये हमने बता दिया भाई कि एनर्जी बैंड डायग्राम में हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो गैप है बिटवीन द टू बैंड, वो कितने वैल्यू का है उस पर डिसाइड होगा कि विच टाइप ऑफ सॉलिड दिस इज। ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो भैया ये है। अब कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड के अगर हम लोग रिजल्ट देखना चाहेंगे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो वो हम लोग देखें और पढ़ना है, वो है सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ना है। तो अगर बात करूं मैं सेमीकंडक्टर की, तो इसका वैलेंस बैंड ये तो भैया हमारा फील्ड होगा, लेकिन इसका कंडक्शन बैंड जो होता है वो हमारा अनफिल्ड होता है, डैट इज एम्प्टी होता है। देखो अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में दो टेम्परेचर पे हम लोग बात करते हैं, वेरी वेरी लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर मतलब ऑलमोस्ट 0 केल्विन की बात करें तो उस कंडीशन में वैलेंस बैंड इज फिल्ड, कंडक्शन बैंड पूरा एम्प्टी। और गैप कितना भाई, तो गैप तो हमारा भाई आपको पता ही है, सेमीकंडक्टर है तो ऑलमोस्ट हमारा 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है। तो ये बैंड गैप है। और इस तरह से क्या होता है भाई कि अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें, ये तो वेरी वेरी लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 केल्विन पे है। अगर एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो रूम टेम्परेचर पे सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स acquire sufficient energy to jump from valence band to conduction band। रूम टेम्परेचर पे होता यही है कि कुछ इलेक्ट्रॉन को इतना सफिशिएंट एनर्जी मिलता है कि वो जंप कर जाते हैं, और इस तरह से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जंप किए तो यहाँ पे 2 होल्स बन गए और 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बन गए, मीन्स सम कंडक्टिविटी तो आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन तो फटाफट भागना शुरू करेंगे, होल्स के चलते भी कंडक्टिविटी आएगी, तो हमारा कंडक्शन स्लाइड होने लग जाएगा। तो एट रूम टेम्परेचर हम लोग बात करें तो रूम टेम्परेचर पे कुछ कंडक्टिविटी आ जाता है सेमीकंडक्टर में, और इसी का रिजल्ट ये है कि माइक्रो में, मिली एम्पियर में करंट हमारा स्टेब्लिश होने लगता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में एंड मिली एम्पियर में ही करंट एग्जिस्ट करता है। अगर ये कंडक्टर होता तो वो एम्पियर में आता, लेकिन ये क्योंकि देखो भाई जब रूम टेम्परेचर पे है तो थोड़ा सा कंडक्टिविटी आएगा, लेकिन जब ये 0 केल्विन पे ऑलमोस्ट है तो ऐसे कंडीशन में हमारा करंट 0 रहेगा। मीन्स ए सेमी कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज 0 केल्विन पे ऑलमोस्ट ये इंसुलेटर है।
लेकिन एट रूम टेम्परेचर ये इंसुलेटर नहीं है, स्लाइट कंडक्टिविटी आ जाता है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब चलो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर में, तो एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड सेमीकंडक्टर के लिए। तो देखो भाई, वैलेंस बैंड के बारे में मैंने बताया था अभी, दिस बैंड कंटेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में फंसे हुए हैं, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, एंड दिस बैंड में बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड। जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है भाई, विद इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बैंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, उसके होल्स जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बात हो रही है वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, रहते हैं उसमें, और ऑक्टेट को पूरा कराने में, एटम्स के ऑक्टेट को पूरा कराने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ठीक है भाई, ये तो वैलेंस बैंड की बात होगी कि वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होता है, बट कंडक्शन बैंड हमारा इस कंडीशन में एम्प्टी होता है ऑलमोस्ट। रूम टेम्परेचर पे आए तो थोड़ा सा कंडक्टिविटी आ जाता है, सम इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ठीक है भाई, ये बात समझ गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो भाई, अब इसी की बात करें हम लोग कंडक्शन बैंड के, तो इन दिस बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रेयरली प्रेजेंट। मैंने बताया भाई सेमीकंडक्टर हैं तो कंडक्शन बैंड में रेयरली प्रेजेंट होते हैं, और बिल्कुल लो टेम्परेचर पे हो तो बिल्कुल होते ही नहीं है। दिस बैंड इज इधर एम्प्टी, एम्प्टी कब? 0 केल्विन ऑलमोस्ट, और पार्शियली फिल्ड कब भाई? रूम टेम्परेचर पे। द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल ठीक बात है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर दिया। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप और फॉरबिडन बैंड किसको बोलते हैं भाई? द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप और फॉरबिडन बैंड, एंड नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस गैप। वो तो गैप है, चाहे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा या इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा, बीच में तो होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैव ओनली 2 ऑप्शन, either participate in bonding and be a part of valence band electrons। वैलेंस बैंड का पार्ट बनो और कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करो, या तो अगर तुम ज़्यादा एनर्जेटिक हो तो भैया इलेक्ट्रॉन तुम मूव करते रहो, फ्री रहो, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बन के रहो। तो कंडक्टर में तो होता है भाई, इंसुलेटर में बिल्कुल नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे बिल्कुल नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे कुछ कुछ होता है, और जितना उधर इलेक्ट्रॉन आएगा उतना इधर होल बनेगा, क्योंकि यहीं से तो जंप मारता है भाई। यहाँ से जंप मार करके अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स बने तो यहाँ पे 3 होल्स भी बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होता है। कब भाई? प्योर सेमीकंडक्टर में। किस में? तो प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है। तो खैर, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी हम लोगों ने देख लिया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को बोलते हैं हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये बात तो हम लोग समझते हैं, ये सब तो रेगुलर क्लास में और डिटेल में भी होता है, ठीक है भाई। अब देखो, इन्हीं के बारे में हम लोग को और थोड़ा थोड़ा समझने हैं भाई। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड, देखो भाई यहाँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर हमें किसी को इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? वही तो बैंड गैप है, मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए। कितना भाई? फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज नोन एज एनर्जी बैंड गैप। अगर डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं। और अगर लैम्डा वेवलेंथ हो जिससे कि लाइट इंसिडेंट कराएं और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, मीन्स फ्री हो जाए, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया, फ्री हो गया, तो वही बोलेंगे कि ऐसे कंडीशन में वैलेंस बैंड से ये कंडक्शन बैंड में चला गया। तो इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन यूज्ड इन शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन, वो रेडिएशन को यूज़ करके और हमने शिफ्ट कराया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, देन बैंड गैप हम लोग समझ सकते हैं कि भैया बैंड गैप कितना होगा। तो कितना मिनिमम हमें वेवलेंथ देना पड़ा और कितना मिनिमम एनर्जी देना पड़ा सच दैट कि ये जंपिंग हो पाए या शिफ्टिंग हो पाए। तो अगर लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन से ये शिफ्टिंग हो पा रहा है, देन द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र किया, देन द एनर्जी बैंड गैप क्या होगा? hc/λ होगा भाई। क्यों भाई? जो एनर्जी इसको फोटोन्स के थ्रू हम लोगों ने जो इंसिडेंट कराए और जो एनर्जी इसको दिया, hν दिया एनर्जी या hc/λ दिया, इससे ये इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ फ्री हो गया।
तो इसका मतलब बैंड गैप कितना था, इतना ही एनर्जी था, यही हमारा बैंड गैप है, यही हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है भाई। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर निकालना हो तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, सर्टेन वेवलेंथ का दिया हम लोगों ने, अब उससे भी कम वेवलेंथ का दो, नहीं जंप हुआ, और कम वेवलेंथ मीन्स ज़्यादा एनर्जी का दो, नहीं जंप हुआ, और कम वेवलेंथ यानी कि थोड़ा और ज़्यादा एनर्जी का दिया तो ट्रांसफ़र हो गया। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वही हमारा बैंड गैप होगा, जिससे कि शिफ्टिंग होता रहे। वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, सबको मालूम है भाई। ठीक है, ये इस तरह से बैंड गैप हम लोग निकाल भी सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट। फॉरबिडन एनर्जी गैप इजी इन सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, स्लाइटली टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी और बैंड गैप में चेंजेस आते हैं, डिक्रीज होता है। फर्मी लेवल क्या होता है, तो देखो भाई फर्मी लेवल होता है कि वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड के जो आउटर जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड में जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स में मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, वही हमारा फर्मी लेवल होता है। इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। फर्मी लेवल, इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहिए, एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, इसको हम लोग फर्मी एनर्जी बोलते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन के बदले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल तो हम लोग बोलते हैं उसको फर्मी लेवल। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं भाई फर्मी लेवल। अब देखो डिफरेंस बिटवीन द मेटल इंसुलेटर, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया कि मेटल में क्या होगा, तो मेटल में इधर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होगा या कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड पार्शियली ओवरलैप्ड होगा। देखो भाई अगर मेटल्स हैं तो मेटल का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का क्या हालत होता है भाई, तो वैलेंस बैंड ये है तो कंडक्शन बैंड समझो ये है, मीन्स ऑलमोस्ट क्या है, जीरो बैंड गैप, जीरो बैंड गैप है, ऑलमोस्ट जीरो। या तो फिर ऐसा भी होता है कि ये अगर हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, दोनों क्या है भाई, तो ये ओवरलैप्ड है, ऐसे समझे, ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया, तो ओवरलैपिंग आ गया भाई, ओवरलैप्ड हो जाए तो इधर द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड और कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर पार्शियली ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ओवरलैपिंग होता है तो मीन्स ऑलमोस्ट ईजी क्या हो, जीरो हो। इन मेटल्स देयर इज नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, मेटल्स में हमारा कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होता बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दैट इज ईजी क्या है भाई, तो ऑलमोस्ट जीरो है। तो वो तो होता ही है, हम लोगों ने भी डिस्कस किया था भाई। सिमिलरली देखो भाई मेटल्स के लिए हम लोग यहाँ पे बैंड गैप जो अभी मैंने दिखाया वो भी है, ओवरलैपिंग करता हुआ दिखा रहे हैं यहाँ पे, ओवरलैपिंग करता हुआ, ये है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये वाला है वैलेंस बैंड। इस तरह से दोनों में ओवरलैपिंग है। यहाँ पे क्या है, दोनों में गैप बहुत कम है, दोनों में गैप क्या होना चाहिए, बहुत बहुत कम होना चाहिए। तो ये गैप है जो छोटा सा दिख रहा है ये नेग्लिजिबली स्मॉल, तभी हम लोग समझेंगे कि ये कंडक्टर का है, ये कंडक्टर का है। बैंड गैप ऑलमोस्ट जीरो या फिर ओवरलैप्ड। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होगा, तो इंसुलेटर में बड़ा बैंड गैप होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। ये सब बात पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये तो भाई इसका इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी। इंसुलेटर में हमारा कोई कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। इन इंसुलेटर देयर इज ए वेरी वाइड फॉरबिडन एनर्जी गैप, बहुत बड़ा गैप होता है, एंड द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन में बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर, ये इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मोर। तो ग्रेटर देन 3 वाले को हम लोग समझते हैं इंसुलेटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेमीकंडक्टर, तो अभी हम लोगों ने कंडक्टर की बात की, अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, कब भाई, तो 0 केल्विन पे। ठीक है, और बाकियों में क्या होता है, तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये बैंड गैप पहले ही बता चुका हूँ। एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज परफेक्ट इंसुलेटर, क्योंकि हमारा बिल्कुल कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो जाता है, कब, 0 केल्विन पे। ठीक है, ये सब बात हम लोग समझते हैं भाई, समझ चुके हैं।
होल क्या होता है? तो होल तो होता है भाई जहाँ जिस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो क्या बन गया? एक सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का सीट है, वो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है, इसलिए उसका नाम होल है। देयर इज़ अ स्लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग होल बोलते हैं भाई। इट इज़ अ सीट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अवे फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक करके वो निकल जाता है इन ए सेमीकंडक्टर, तो वो सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लेस बन जाता है, उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाता है वो, क्योंकि जिस एटम तो न्यूट्रल होता है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, तो इसको बोलेंगे एक सीट हो गया हमारा, एक हमारा प्लेस हो गया एम्प्टी विच इज़ वेटिंग फॉर इट्स इलेक्ट्रॉन, एक इसको इलेक्ट्रॉन के लिए। होल हैज पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मोबिलिटी क्या होता है? तो होल का मोबिलिटी कम होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम मास के होते हैं इसलिए उसकी मोबिलिटी हाई होती है, तो होल्स की मोबिलिटी विल बी स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल भाई, ये तो होता ही, आप समझते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल होगा। इंट्रिंसिक, अब सेमीकंडक्टर में हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यानी प्योर और इम्प्योर की बात करते हैं भाई। तो सेमीकंडक्टर दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है प्योर या इंट्रिंसिक बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं भाई इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक यानी डोप्ड। इम्प्योर बोलें या एक्सट्रिंसिक बोलें या फिर हम लोग डोप्ड बोलें, सब एक ही बात है। डोप्ड मतलब इम्प्योरिटी एडेड, प्योर में कोई इम्प्योरिटी नहीं होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे भाई? तो प्योर सेमीकंडक्टर इन विच फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, ये सब सेमीकंडक्टिंग है भाई, एग्जांपल्स। और इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ni, NH और Ni, देखो भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैसे ये अलग है भाई एक्सट्रिंसिक से? तो भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर है, नो डोपिंग है, तो उस कंडीशन में जितने भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो एट द कॉस्ट ऑफ वन होल करस्पॉन्डिंग इन द वैलेंस बैंड होना चाहिए। यानी कि वैलेंस बैंड से तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही ब्रेक करके तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसलिए कंडक्शन बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं मतलब समझो कि उतने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इसलिए उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में मिलेंगे। इसलिए नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में, और इसी को Ni बोलते हैं, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ठीक है, तो इन प्योर सेमीकंडक्टर Ne, NH and that is also called number of intrinsic charge carrier, number of free charge carrier per unit volume. तो where Ne, NH are the number density of electrons in conduction band and number of density of holes in the valence band. तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स हैं वैलेंस बैंड में। ठीक है, Ni इज़ द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब Ni भी उसी को बोलते हैं, उतने ही वैल्यू को बोलते हैं। नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर मतलब अगर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर अगर 5 है तो समझो कि 5 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है और 5 होल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ऐसे समझेंगे। ठीक है भाई, चलो ये तो आप समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे भाई सेमीकंडक्टर में तो क्या होगा? तो जब भी किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो देखो भाई एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, मतलब जो सॉलिड सेमीकंडक्टर है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हैं और कुछ होल्स हैं हमारे बने हुए, और जो एटम्स हैं वो तो हैं ही, एटम्स तो हैं ही, तो कुछ होल्स हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो भागना शुरू करेंगे, करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। ये किधर भागेंगे भाई? तो यहाँ देखो हाई पोटेंशियल है, क्योंकि ये सेल ऐसे लगाए हैं हाई पोटेंशियल, इधर क्या हो जाएगा भाई लो पोटेंशियल। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस तरह से कंडक्टर में भागते हैं भाई लो टू हाई पोटेंशियल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई ऐसे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से भागना शुरू करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग करंट इधर होगा, करंट इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग हो रहा है इधर, मीन्स इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज इधर मोशन करेगा, उसके अपोजिट में करंट होगा। और होल्स, तो होल्स का जो हम लोग इफेक्टिव मूवमेंट समझते हैं वो हमारा फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारा इस तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो इसका जो करंट होगा करस्पॉन्डिंग वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो जिधर जाता है उधर ही करंट कंस्टिट्यूट करता है। तो इस तरह से दो करंट मिले, ये दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में हैं, इसलिए नेट करंट क्या होगा, इस तरह के
कंडक्टर में, तो Ne प्लस NH होगा, Ne प्लस NH होगा। मीन्स करंट का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का अगर हो तो इलेक्ट्रॉन का NeAVD इलेक्ट्रॉन का, और होल्स का जो होगा तो होल पे चार्ज, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और E चार्ज है उस पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD होल्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से नेट करंट हमें मिलता रहेगा, नेट करंट इस तरह से मिलेगा भाई। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ओवरऑल करंट क्या मिला भाई? तो ओवरऑल करंट हमें ये मिला, IE प्लस IH, ये हमें मिलेगा करंट। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एंड टोटल करंट थ्रू प्योर सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय Ne प्लस NH। Ne क्या है? I क्या है भाई? IE प्लस IH। I इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन करंट एंड IH इज द होल करंट। होल करंट के कॉरस्पॉन्डिंग समझते हैं ये। ठीक है भाई, इसमें होता क्या है भाई कि अगर ये एक होल है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, तो इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आया दूसरे से निकल के, दूसरे एटम से निकल के, तो यहाँ होल बन गया और ये यहाँ पे पकड़ के न्यूट्रलाइज्ड हो गया इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये न्यूट्रल बन गया और होल समझो इफेक्टिवली यहाँ आ गया। अब ये क्या करेगा, इधर से जो एटम से निकल करके और इलेक्ट्रॉन आएंगे वो वहाँ पर होल बना देगा और ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मीन्स इस तरह से होल समझा जाएगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। तो होल्स का इस तरह से करंट होता है, जो भी यहाँ पे होल्स होंगे वैलेंस बैंड में वो इस तरह से करंट कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा करंट इस तरह से राइट वर्ड में होगा। तो दोनों तो भाई राइट वर्ड में एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों करंट ऐड हो जाते हैं। तो ये है फॉर्मूला, वो याद रखने हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। देखो भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो तो आपको बताया था कि अगर वेरी लो टेम्परेचर है भाई तो सारे के सारे तो वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी ही होता है, वेरी लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 केल्विन। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सम इलेक्ट्रॉन्स को रूम टेम्परेचर पे इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है कि ये क्या करते हैं, जंप लगाते हैं, और इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमें फ्री हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में, कॉरस्पॉन्डिंग होल भी जनरेट हो जाते हैं। इस तरह स्लाइट कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। सो इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि ज़्यादा कंडक्ट करने का टेंडेंसी आ जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन जो है, नंबर ऑफ होल कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और इस तरह से हमारा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी इंक्रीज, रेसिस्टिविटी डिक्रीज। ऐसा होता है भाई, रूम टेम्परेचर पे आकर के स्लाइट कंडक्टिविटी एप्रेसिएबल हो जाता है और हम लोगों को करंट नोटिस कर सकते हैं। तो देखो भाई, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो। बिल्कुल, ये तो बात ठीक है भाई। एंड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेज एंड हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बताया कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल आ जाएंगे, इसलिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स दोनों इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो गए भाई। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होंगे तो अब ज़्यादा कैरियर कंसंट्रेशन मिलेगा हमें, ज़्यादा चार्ज कैरियर होंगे तो ज़्यादा करंट बनेगा। मीन्स कंडक्टिविटी हाई होगा, रेसिस्टिविटी कम होगा। इन अदर वर्ड्स द रेसिस्टिविटी दैट इज इन्वर्सली रेसिप्रोकल ऑफ जो कंडक्टिविटी होता है डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, द सेमीकंडक्टर हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये तो तुम्हें पता ही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो आप देखते हो सेमीकंडक्टर में तो भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यहाँ रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि चेंज इन रेसिस्टेंस नेगेटिव हो गया। ओरिजिनल रेसिस्टेंस कुछ था और ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये पॉजिटिव है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, सो अल्फा वैल्यू क्या आया ओवरऑल, तो ओवरऑल आया ये निगेटिव। ओवरऑल क्या आया, निगेटिव। तो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी वो निगेटिव होता है फॉर सेमीकंडक्टर। जबकि अगर हम लोग बात करें मेटेलिक
रेसिस्टर की, तो जो रेसिस्टेंस जो एक्चुअली हम लोग चैप्टर 3 में जो पढ़ते थे, तो वो रेसिस्टेंस में क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और उससे रेसिस्टेंस बढ़ता था। मेटेलिक रेसिस्टर जो होता था, हम लोग जो चैप्टर 3 में पढ़ते थे, मेटेलिक रेसिस्टर के केस में क्या होता था भाई कि जब भी हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ क्या होता था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता था, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से क्या होता था, रेसिस्टिविटी हमारा इंक्रीज कर जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस जो होता था भाई वो होता था ml/ne² टाउ इंटू ए, ये होता था मेटेलिक रेसिस्टर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस कंडीशन में, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर जब जैसे ही इंक्रीज करोगे भाई तो ऐसे कंडीशन में रिलैक्सेशन टाइम यहाँ डिक्रीज होता था, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम था डिनोमिनेटर में, रिलैक्सेशन टाइम इज इन द डिनोमिनेटर, तो ये डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता था, रेसिस्टिविटी हमारा इंक्रीज होता था। तो ये जब रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव, और ये तो भाई रेसिस्टेंस तो पॉजिटिव है ही है, और ये हमारा टेम्परेचर में चेंज भी हमने इंक्रीमेंट किया है तो ये भी क्या है भाई, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आता था, उधर पॉजिटिव आता था। तो मेटेलिक रेसिस्टर के लिए अल्फ़ा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अल्फ़ा का वैल्यू हमारा निगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी निगेटिव होता है। इन सेमीकंडक्टर वी हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज ये निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हेंस वी हैव मोर चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, एंड हेंस कंडक्टिविटी, दैट इज करंट विल इंक्रीज, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, एंड रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। और रेसिस्टेंस डिक्रीज होना मतलब अल्फा निगेटिव होना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस डिक्रीज हो तो इसका मतलब अल्फा निगेटिव है। ठीक है भाई, ये सब समझते हैं बात, आगे बढ़ते हैं। डोपिंग करते हैं, जब प्योर सेमीकंडक्टर है उसको डोप करके हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं, जो कि हम लोग पेंटावेलेंट से भी कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट से भी कर सकते हैं। ट्राइवेलेंट से अगर करोगे भाई तो 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो उसको एक एक्स्ट्रा होल हमें मिल जाएगा, तो इसलिए वो बन जाएगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब हम लोग पेंटावेलेंट लेके आएंगे तो वो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। मान लो सिलिकॉन है, इस तरह से हर सिलिकॉन एटम अपने सराउंडिंग में 4 से सराउंडेड होता है, 4 सिलिकॉन से सराउंडेड होता है हर सिलिकॉन एटम। तो अगर हमारा ये इसके बदले में फास्फोरस आ गया मान लो पेंटावेलेंट, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4 तो भाई इस तरह से कंट्रीब्यूट कर लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड में, लेकिन एक एक्स्ट्रा होंगे, ये जाएगा सीधा कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से ये निगेटिव टाइप चार्ज कैरियर एनी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है होल से, और इसलिए हम लोग इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो डोपिंग क्या है भाई, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलिबरेट एडिशन, जानबूझ के ऐड किया गया इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। द इम्प्योरिटी एटम आर कॉल्ड डोपेंट। इन इम्प्योरिटी एटम्स को क्या बोलते हैं, डोपेंट। अगर ये पेंटावेलेंट है, डोपेंट है तो उस कंडीशन में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। और अगर ये ट्राइवेलेंट डोपेंट है, मान लो एग्जाम्पल के लिए अल्युमिनियम हो, तो ट्राइवेलेंट डोपेंट होगा तो वो हमें बनाएगा क्या भाई, तो ये हमारा बना देगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से ये बनता रहेगा, क्योंकि ट्राइवेलेंट तो 3 ही लेके आएगा, तो 3 तो कंट्रीब्यूट करेगा, एक यहाँ सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो उस कंडीशन में होल्स ज़्यादा बन जाएंगे ट्राइवेलेंट अगर अल्युमिनियम हो तो ये सब तो खैर आप बेसिक क्लास में भी समझते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इम्प्योरिटी को हम लोग डोपेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो भाई, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर को बोलते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, जो कि 2 टाइप के हो गए। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा भाई, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, तो उसको डोपिंग करा रहे हैं। किससे भाई, तो टेट्रावेलेंट से। इज डोप्ड विद ए ग्रुप ऑफ 5। मान लो ये जो हमारा सिलिकॉन जो टेट्रावेलेंट होता है उसको हम लोग ग्रुप 5 एलिमेंट दैट इज पेंटावेलेंट से हम लोग डोपिंग करेंगे। ठीक है, डोपिंग करेंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो ऑब्वियस है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। अभी बताया था वी ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स आर नोन एज डोनर एटम। डोनर एटम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, 4 तो बैलेंस में पार्टिसिपेट कर लिया भाई, बॉन्डिंग पार्टिसिपेट कर लिया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा सीधा कंडक्शन बैंड में जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, इसलिए इस इम्प्योरिटी को क्या बोला, डोनर एटम।
and it is called n-type semiconductor. It is called n-type semiconductor because the conduction of electricity, जो conduction of electricity in such semiconductor is due to motion of the electron that is negative charge carrier. मतलब इसमें क्या है, नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इसलिए इसके बेसिस पे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं. और इट इज़ कॉल्ड डोनर टाइप सेमीकंडक्टर बिकॉज द डोप्ड इम्प्योरिटी क्या कर रहा, इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है सेमीकंडक्टर में, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है इन द कंडक्शन बैंड. ठीक है भाई. उसी तरह से अब इसका अगर हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम देखना चाहेंगे भाई, तो एनर्जी बैंड डायग्राम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये था एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, तो हम लोगों ने अभी देखा भी था. ये एब्सोल्यूट ज़ीरो पे बिल्कुल कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, बैलेंस बैंड में भरे पड़े हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे आओगे भाई तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप मारे हैं और कुछ होल्स बन जाएंगे भाई. तो ये तो खैर पहले हम लोगों ने देख रखा है. चलो आगे बढ़ते हैं भाई. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बनेगा भाई. अब ऐसे सेमीकंडक्टर में देखोगे सारे एटम्स हैं ये सब. अब कुछ के साथ तो इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड हैं, मतलब न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रलाइज है, न्यूट्रलाइज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रलाइज है. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो वो बन जाएंगे होल. तो होल बहुत कम है, होल जो इस तरह से रिप्रेजेंटेड है वो बहुत कम है, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए तो भाई ये एन ई इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन एन एच होगा, और ऐसे कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है भाई. ठीक है. एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा भी हम लोग बैंड डायग्राम अगर दिखाना होता तो ऐसे ही दिखाते हैं भाई. वैलेंस बैंड दिखाओगे, कंडक्शन बैंड दिखाओगे, और फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी दिखाएंगे, और इन दोनों के बीच का गैप कम रहता है भाई, कम गैप रहता है. और यहाँ डोनर लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के क्लोज दिखाते हैं, और ये जो गैप छोटा सा गैप दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है. मीन्स जो डोनर लेवल है, डोनर लेवल मतलब जो इम्प्योरिटी का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो रखा है, हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड एनर्जी, सच डैट कि उनको डोनेट होने में, डैट इज एक इलेक्ट्रॉन को सीधा कंडक्शन बैंड जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो डोनर लेवल का जो हम लोग दिखाते हैं, ये डोनर लेवल वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड दिखाते हैं. यहाँ पर देख रहे हो ये आर्सेनिक है, यहाँ आर्सेनिक से डोपिंग किया तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया, 4 तो वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर लिया इसके साथ, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सीधा चला गया कंडक्शन बैंड में. ठीक है भाई, ये सब आप समझते हैं. उस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर तो बताया ही भाई, पी टाइप तब होगा जब ट्राइवेलेंट से डोपिंग करोगे, ट्राइवेलेंट से एल्युमिनियम से डोपिंग कर दिया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर. और पी टाइप सेमीकंडक्टर में भाई क्या ज़्यादा होता है भाई, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम होगा. मीन्स एन ई अगर बोलें तो एन ई वेरी वेरी लेस देन एन एच हो जाएगा, क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है. ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटी आएगा वो 3 ही इलेक्ट्रॉन लाएगा. अब जब 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा तो भैया एक तरफ तो इधर का तो हो जाएगा काम, इधर का भी हो जाएगा, इधर का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो भाई इसका वाला है, इसका है ही नहीं, तो ये तो एक होल्स बन गए. तो होल्स ज़्यादा बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल बन जाएंगे, इसलिए इसका नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब पॉजिटिव टाइप चार्ज कैरियर ज़्यादा है. और देखो भाई ये बात ध्यान रखना है कि चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा. एन टाइप सेमीकंडक्टर में निगेटिव टाइप चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं, चार्ज कैरियर ज़्यादा होता है, निगेटिव चार्ज ज़्यादा नहीं होता. निगेटिव टाइप चार्ज कैरियर जो कैरियर करने, चार्ज को फ्लो कराने में जो कंट्रीब्यूट करता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है. मीन्स करंट जब एग्जिस्ट कराना होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा. लेकिन ये मत समझना कि ऐसे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा नहीं है, चार्ज कैरियर के लिए ज़्यादा है, क्योंकि भैया सेमीकंडक्टर जो था वो खुद ही न्यूट्रल था इलेक्ट्रिकली, और इसमें कोई भी एटम हमने डाला तो वो भी तो न्यूट्रल डाला, और न्यूट्रल में जब न्यूट्रल ऐड करेंगे तो भैया न्यूट्रल ही बनेगा. सो इलेक्ट्रिकली तो सब न्यूट्रल होते हैं. इलेक्ट्रिकली हमारा एन टाइप हो या पी टाइप हो, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली सब न्यूट्रल होते हैं. दैट इज नेट चार्ज की जहाँ तक बात करेंगे हम लोग तो वो हमेशा 0 रहेगा. हाँ ये बात है कि करंट कंस्टिट्यूट जब कराएंगे तो चार्ज कैरियर ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल तो भाई ओवरऑल जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का बात करेंगे वो हमारा सेम ही रहेगा. जो चार्ज कैरियर है दैट इज करंट के कंट्रीब्यूशन में ये ज़्यादा रहेंगे, लेकिन घर के अंदर बैठे हैं दैट इज करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन हैं, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है.
अब कोई करंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा हो वो अलग मैटर है। सो न्यूट्रल में न्यूट्रल ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रिकली तो भैया न्यूट्रल ही रहेगा, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड, अब देखो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं उसके बारे में, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्ट करने वाले होल्स ज़्यादा हैं, होल्स ज़्यादा हैं, और ऐसे इम्प्योरिटी को हम लोग एक्सेप्टर लेवल इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं भाई, ये सब तो आपने पढ़ाई है रेगुलर क्लास में भी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, जैसे एल्युमिनियम आया, 3 तो लेके आया, एक होल बन गया, तो इसमें एक्सेप्टर लेवल जो दिखाएंगे, इम्प्योरिटी लेवल जो दिखाएंगे वो वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड दिखाएंगे, वैलेंस बैंड के बहुत बहुत पास दिखाएंगे। यहाँ वैलेंस बैंड है और इसके वेरी वेरी क्लोज दिखाएंगे, क्योंकि ये एक एक्सेप्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन को, वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। डिटेल तो आपने भाई रेगुलर क्लास में पढ़ा है, अभी तो हम लोग बस जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, तो NE जो होगा वो स्मॉल होगा और NH ज़्यादा होगा, होल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, देखो होल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि डार्क बुलेट है वो हमारा स्मॉल नंबर में होंगे, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है नंबर में, होल्स ज़्यादा है नंबर में। मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ क्या होता है भाई, तो यही होता है भाई कि NE और NH का जो प्रोडक्ट है वो Ni² होगा। तो ये तो होता ही है, प्योर हो या इम्प्योर हो, सब के लिए है ये, प्योर के लिए भी है यानी इंट्रिंसिक के लिए भी है, एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर के लिए, सब के लिए है। अब प्योर में क्या होता है, तो तीनों सेम ही होता है, तो भैया 3 × 3 = 3² बोले तो कोई परेशानी थोड़ी है। अब समझो 3 है या कुछ भी लिखें, 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6 और यहाँ होगा 3 × 10⁻6 का स्क्वायर, तो बात तो एक ही है। अब जब डोपिंग करते हैं तो क्या होता है, एक मान लो 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गया तो दूसरा 1000 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल क्या रहेगा हमारा Ni² उतना ही रहेगा। मीन्स जब डोपिंग करते हैं तो एक अगर 1000 टाइम्स इंक्रीज होता है, दूसरा 1000 टाइम्स डिक्रीज होता है, सच दैट कि ये फॉर्मूला हमेशा होल्ड करता रहता है। अगर कोई मान लो लाखों टाइम्स इंक्रीज हो गया तो कोई लाखों टाइम्स डिक्रीज भी करेगा साथ में। अगर ये 1 लाख टाइम्स इंक्रीज करता है तो ये 1 लाख टाइम्स डिक्रीज होगा, सच दैट कि प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, प्रोडक्ट हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसलिए ये रिजल्ट वैलिड है फॉर ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज मास एक्शन लॉ एंड इज गिवन बाय NE × NH Ni², where NE NH नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, रिस्पेक्ट Ni है जो हमारा इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है, और ये सब के लिए वैलिड है भाई, प्योर हो या इम्प्योर हो सब के लिए वैलिड है भाई, ठीक है। PN जंक्शन क्या होता है भाई, तो P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को हम लोग जॉइंट रखें, डिफ्यूज़ कराएं, और सब मैकेनिज़्म हैं उनको क्लब करने का, तो वो मैकेनिज़्म के थ्रू कराएंगे तो डिफ्यूज़न होता है, ड्रिफ्टिंग होता है, और ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो डिफ्यूज़न होता है। याद होगा पढ़ा था आपने कि जब भी PN जंक्शन बनता है भाई, PN जंक्शन इसी को डायोड बोलते हैं, एक तरफ P है एक तरफ N है, जब PN जंक्शन बनता है भाई तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो ड्यू टू, देखो P टाइप है तो होल्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, होल्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कम, और इलेक्ट्रॉन N टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं और होल्स बहुत कम होते हैं भाई। तो इस तरह से क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इधर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस के चलते आता है हमारा डिफ्यूज़न करंट। और जब डिफ्यूज़ होता है तो यहाँ चार्ज कैरियर डेवलप होता है भाई, यहाँ चार्ज डेवलप होता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन जब इधर डिफ्यूज करेंगे तो यहाँ आकर के नेगेटिव बना देंगे, और इधर जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहाँ पर पॉजिटिव बना देंगे। इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक जंक्शन फील्ड बन जाएगा, और ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर का थिकनेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जंक्शन फील्ड बोलते हैं, इनटू डिप्लीशन लेयर का जो थिकनेस है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसका नाम है बैरियर वोल्टेज। इसका नाम क्या है भाई, बैरियर वोल्टेज। तो जंक्शन फील्ड जब इस्टेब्लिश होता है तो यहाँ पे एक अपोजिट में देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, जो न्यू इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होते हैं वो इसी डायरेक्शन में होल्स जाएंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मीन्स डिफ्यूजन करंट, और जो जंक्शन फील्ड के इफेक्ट में जाते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए होते हैं, दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में बना के रखते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना होता है। डिफ्यूजन करंट क्यों है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। ड्रिफ्ट करंट क्यों है, क्योंकि अंदर में जंक्शन के नियर अबाउट एक डिप्लीशन लेयर बना है जिसमें एक जंक्शन फील्ड है, उसमें भाई जंक्शन फील्ड है, और जंक्शन फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमारे न्यूली इलेक्ट्रॉन होल जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट दोनों
इक्वल हो जाते हैं तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम बना होता है। तो यही सब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इन द रिवर्स डायरेक्शन वी ऑफर वेरी हाई रेसिस्टेंस, इट इज़ सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो खैर अभी इसकी बात, अभी पीएन जंक्शन का मैकेनिज्म की बात इसमें नहीं है, इसमें बस ये बात है कि जो डायोड होता है वो किसी एक डायरेक्शन में कंडक्ट करने के लिए अलाउ करता है। इधर करंट अलाउड है, इधर से करंट पास करना चाहेगा, ऐसे करंट पास करना चाहेगा, उसके लिए ब्लॉक कर देगा। ये मीन्स एक में रेसिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेसिस्टेंस वेरी स्मॉल, रिवर्स में रेसिस्टेंस वेरी हाई। ये सब होता है भाई डायोड का यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर, यही तो इसको स्पेशल बनाता है, रेक्टिफायर के लिए सुटेबल बनाता है। डिप्लीशन रीजन वही बताया था, जितने जंक्शन के दोनों तरफ सर्टेन रीजन जो है वो डिप्लीटेड हो जाते हैं, मीन्स डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर बनते हैं। डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर बनने का मतलब है भाई वो डिप्लीशन लेयर हो गया, और इस डिप्लीशन लेयर के थिकनेस को हम लोग डिप्लीशन लेयर थिकनेस बोला, और इस थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय द जंक्शन फिल इज नोन एज बैरियर वोल्टेज। तो इस तरह से सर्टेन रीजन नियर द जंक्शन इज डिवाइड ऑफ चार्ज कैरियर नोन एज डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, द रीजन कंटेनिंग द अनकम्पनसेटेड एक्सेप्टर, जो न्यूट्रलाइज है, समझो एक्सेप्टर एंड डोनर सब जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए होते हैं, नो मैन बॉर्डर बना होता है, उसी को हम लोग डिप्लीशन लेयर का थिकनेस बोलते हैं। पढ़ने को तो आप पढ़ते रहोगे, कोई बात नहीं है। इट इज़ नोन एज द स्पेस चार्ज रीजन। अब क्या होता है, डिप्लीशन लेयर के दोनों तरफ एक सीड डेवलप हो जाता है, चार्ज का सीड, जो कि जंक्शन फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। और देखो भाई इसमें याद रखने की बात है ये कि पीएन जंक्शन में जो बैरियर बनता है वो बैरियर 0.7 वोल्ट बनता है ऑलमोस्ट सिलिकॉन के केस में, वेयर एज फॉर जर्मेनियम वो 0.3 वोल्ट का बैरियर वोल्टेज बनता है। ठीक है भाई। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम। तो भाई ठीक है, कैसा नेचर का है उस पर डिपेंड करता है कि डिप्लीशन लेयर का थिकनेस कितना होगा और कितना डोपिंग कंसंट्रेशन है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। सिलिकॉन पीएन जंक्शन ये सब तो खैर अभी लिख ही दिया, हम लोगों ने देख लिया। फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, ये तो आप समझते हो भाई कि जब भी किसी डायोड को हम लोग, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है पी से एन की तरफ ही करंट को कंडक्ट कराने के लिए सेल एक्सटर्नल लगाना। पी टाइप कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, एन टाइप कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, तो ये बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में करैक्टरिस्टिक कर्व याद होगा भाई किस तरह से बनता है ये, तो फॉरवर्ड बाय ये हमारा Vp माइनस Vn है, मीन्स पी साइड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एन साइड द करंट है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो करंट रहता है अप टू सर्टेन वोल्टेज, नी वोल्टेज जिसको बोलते हैं, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली राइज होता है। और रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में नेग्लिजिबल लीकेज करंट की तरह ये चलता रहता है। वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रिवर्स बायसिंग पे हम लोग एब्रप्टली करंट हमारा इंक्रीज होता है, इसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे ये रिवर्स में हाई वैल्यू ऑफ करंट कंडक्ट करे तो उसको रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है बोलते हैं। ये है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये क्या है भाई, तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और ये भी ज़रा ध्यान देना है कि ये लीकेज करंट है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि डायोड में भाई तुम इस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट कराना चाहोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करता है और करंट हमारा अप्रिसिएबल बनता है। लेकिन नी वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज बोलते हैं इसको, क्योंकि बैरियर जब तक ओवरकम नहीं करोगे तब तक अप्रिसिएबल करंट नहीं हो सकता, नेग्लिजिबल करंट ही रहेगा। सो एक बैरियर वोल्टेज या नी वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, ये सब आप समझते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रिवर्स बायसिंग वही मैंने बता दिया भाई, रिवर्स बायसिंग में क्या है बैटरी, क्योंकि भाई ये जल्दी रिवीजन करने हैं हमें, इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट तो करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, बस मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। द रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स हाई इन द रिवर्स बायस, वो तो होता ही है, सिर्फ हमारा लीकेज करंट के चलते हमारा चलता है। और वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रिवर्स बायसिंग में ब्रेकडाउन भी होता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ए वेरी स्मॉल करंट फ्लोज इन द पीएन जंक्शन in the reverse biasing region through the PN junction in the reverse biasing direction when it is reverse bias, and the flow of current is due to the movement of minority charge carrier। बिल्कुल भाई अभी बात बताया। and the reverse current is almost independent of the applied voltage। 2 वोल्ट लगाओ या 20 वोल्ट लगाओ या 30 वोल्ट लगाओ, ऑलमोस्ट लीकेज करंट ही चलेगा जब तक कि ब्रेकडाउन ना हो जाए रिवर्स में। तो ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। हाउएवर इफ द रिवर्स बायस वोल्टेज इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड देन फॉर सर्टेन रिवर्स वोल्टेज द करंट थ्रू द डायोड क्या हो जाएगा भाई, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थ्रू द पीएन जंक्शन विल इंक्रीज
एब्रप्टली वेरी लार्ज वैल्यू का हो जाएगा भाई, एंड दिस रिवर्स बायस वोल्टेज इज नोन एज ब्रेकडाउन वोल्टेज, एंड देयर कैन बी डैमेज ऑफ द डायोड। तो डायोड डैमेज भी ऐसे कंडीशन में हो सकता है रिवर्स ब्रेकडाउन में। जेना डायोड है जो सर्टेन लिमिट तक भाई वो सेफ रखता है। अब देखो भाई डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाया, इसमें हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस इधर निकालते हैं क्योंकि स्लोप हर जगह चेंज हो रहा है। डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकलता है भाई, तो हम लोग देखते हैं कि कितना वोल्टेज में चेंज किया, कितने वोल्टेज में चेंज किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने करंट में चेंज आया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करेंगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस मिलेगा। इधर हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो अगर हमारा मान लो सिर्फ एक वैल्यू दिया है तो स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालेंगे, एक वैल्यू मान लो वोल्टेज का दे दे और करंट का दे दे। इधर हमारा करंट दिया हुआ है, ये करंट और ये वोल्टेज, तो सिर्फ V बाई आई लिखेंगे। और जहाँ चेंजेज अगर पता हो हमें कि इतने चेंज करने पे ये चेंज हुआ है तो हम लोग डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई करके डायनामिक रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। नी वोल्टेज तो बताया भाई, सर्टेन मिनिमम वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट थ्रू डायोड विल बी अप्रिशिएबल। तो फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली इज नोन एज द कट ऑफ वोल्टेज, और नी वोल्टेज बोलते हैं। जर्मेनियम के लिए ये 0.3 है, सिलिकॉन के लिए 0.7 है। तो खैर ये सब बात हम लोग अभी दिखा था हम लोगों ने। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं भाई जब भी हमारा स्लोप वेरी करता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट करके। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज एंड स्मॉल चेंज इन करंट, ठीक है, थ्रू द जंक्शन। और ये जनरली तब हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं जब हमें क्या करना होता है भाई, जब हमारा स्लोप वेरिएबल होता है, मीन्स कर्व हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग निकालते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडियल डायोड क्या होता है, तो आइडियल डायोड में रिवर्स में कुछ भी कर लो भाई करंट नहीं पास होगा, और फॉरवर्ड में छोटा सा भी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लगाया करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए ये आइडियल डायोड की बात है। आइडियल डायोड में हमारा रेसिस्टेंस जो है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। फॉरवर्ड बायसिंग में रेसिस्टेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा, और रिवर्स बायसिंग में जो रेसिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, जाने ही नहीं देगा करंट को भाई। तो आइडियल डायोड एक्ट्स एज एन ऑटोमेटिक स्विच की तरह एक्ट भी करता है भाई, कि एक डायरेक्शन में आपको अलाउ करेगा, दूसरे डायरेक्शन कर दिया तो अलाउ नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस इट एक्ट्स एज ए क्लोज स्विच, वेयर एज इन रिवर्स इट इज ओपन। मतलब अगर इस डायरेक्शन में करंट भेजना चाह रहे हो भाई तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, अगर इस डायरेक्शन में मीन्स ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर दिखाएगा। तो ये आप समझते हो। रेक्टिफायर क्या होता है भाई, तो हम लोग डायोड का यूज़ रेक्टिफायर में करते हैं। रेक्टिफायर होता क्या है, तो एक ऐसा सर्किट होता है भाई जिसमें हम लोग AC इनपुट फीड करेंगे। अगर AC इनपुट फीड करेंगे तो यहाँ पर हमें DC आउटपुट मिलेगा। AC टू DC कन्वर्ट करता है, इसी को हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ करेगा, नेगेटिव को ब्लॉक करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल अलाउ करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक करेगा। इसको क्या बोलते हैं भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो हाफ साइकिल में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसमें भी अलाउ करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें भी अलाउ करेगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब तो ये अलाउ करेगा ही, नेगेटिव में भी ये अलाउ करेगा। इस तरह से ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। तो ये दोनों के सर्किट डायग्राम हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं और उसमें काम करते हैं। तो रेक्टिफायर का काम है AC टू DC कन्वर्ट करना। अब ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का हम लोगों ने सर्किट डायग्राम है। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल याद होगा, ट्रांसफार्मर का सिंबल है, मीन्स हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके तब हम लोग रेक्टिफिकेशन का काम करेंगे। रेक्टिफायर सर्किट हमारा ये है रेक्टिफायर सर्किट। ये है, समझो इसका इनपुट फीड कर रहे हैं, समझो कि A है B है, तो ये इनपुट वोल्टेज VA माइनस VB है, और ये मान लो P है और ये Q है, तो ये आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज VP माइनस VQ है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में अलाउ हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में ब्लॉक हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में अलाउ हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में ब्लॉक हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में अलाउ होगा, नेगेटिव में ब्लॉक होगा। ये है फॉरवर्ड, ये हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में अलाउड होगा, मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में अलाउ करेगा। रिवर्स में जब होगा, रिवर्स बायसिंग में जब आएगा ये डायोड, तो उस कंडीशन में रिवर्स बायसिंग में जब आएगा तो करंट का वैल्यू कम है। रिवर्स बायसिंग ना बोले हम लोग, इसको ज़्यादा बेटर होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, रिवर्स बायसिंग नहीं, क्योंकि हमारा ये
अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है ये हाई पोटेंशियल है, मतलब ऐसे समझो सेल लगा हुआ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये है सेल, तो इस कंडीशन में अलाउ करेगा तो वही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमें। और जब रिवर्स बायसिंग, जब मतलब निगेटिव हाफ साइकिल में, तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगा इसका रिवर्स बायसिंग, ऐसे करंट चलना चाहेगा तो उस कंडीशन में अलाउड नहीं होगा, तो करंट हमारा 0 बन जाएगा। तो आउटपुट में देखो 0 बन जाएगा। जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा अलाउ होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में 0 बन जाएगा। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का। उसी तरह से फुल वेव रेक्टिफायर भी होता है भाई। फुल वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम है, याद होगा भाई। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 कंडक्ट करता है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 कंडक्ट करता है। ये सब तो खैर अब ये सब डिटेल अगर कराएंगे तो फिर तो CBSE का क्लास हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो एक तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये चेक कंडक्ट करेगा, इसको ब्लॉक रखेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करता है, इसको ब्लॉक रखता है। इस तरह से हमें फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स हाफ साइकिल पॉजिटिव हो या हाफ साइकिल नेगेटिव हो, दोनों कंडीशन में हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है भाई। अब जो 3 तरह के डायोड हैं, लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल और फोटो डायोड, तो भैया ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानना है। तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है? तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। लाइट इमिटिंग डायोड तो भाई बिल्कुल इसका तो सिंबल ही ऐसा होता है, ऐसे बनाओ और ऐसे लाइट निकलता दिखाओ। लाइट इमिटिंग डायोड जो हमारा बहुत डिस्प्ले सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये जब भी ये करंट कंडक्ट करे, ये फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ भी करते हैं। जब करंट कंडक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, लाइट निकलेगा, विजिबल रेंज में निकलेगा, तो हम लोग समझ पाएंगे कि लाइट रेडिएट हो रहा है, लाइट निकल रहा है भाई। तो लाइट इमिटिंग डायोड इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है ऑप्टिकल सिग्नल में। तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड इट इज़ हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन। ये तो हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है विच ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायसिंग मोड एंड इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, अपना रेडिएशन निकालता रहता है भाई। इसका IV कैरेक्टरिस्टिक अगर दिखाना हो LED का तो सिमिलर टू डेट ऑफ द सिलिकॉन डायोड है भाई। अगर इसका IV कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे भाई, जिस तरह से होता है डायोड का, सिंपल डायोड का, वैसे ही सर्टेन नी वोल्टेज होगा, उसके बाद हमारा करंट अप्रिसिएबल हो जाएगा। वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे यानी कि VP P साइड से N साइड के रिस्पेक्ट में, जब हमारा P साइड हायर पोटेंशियल, N साइड लोअर पोटेंशियल, सर्टेन वैल्यू नी वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई किया तो करंट अप्रिसिएबल होगा, लाइट निकलना शुरू हो जाएगा। तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू द सिलिकॉन जंक्शन डायोड बट द थ्रेशोल्ड वोल्टेज आर मच हायर एंड स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच कलर। हर कलर के लिए अपना अपना होता है। किसी कलर के लाइट के लिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड मिलेगा, किसी के लिए यहाँ मिलेगा, लेकिन ये नेचर यही रहेगा ग्राफ का। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ LED आर वेरी लो, टिपिकली अराउंड 5 वोल्ट। रिवर्स ब्रेकडाउन, अगर इधर मान लो रिवर्स में 5 वोल्ट अगर अप्लाई कर दिया तो ये रिवर्स में ब्रेकडाउन हो सकता है, तो इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज लो होता है जनरली। एंड सेमी कंडक्टर यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ विजिबल LED। अगर हमारा LED लाइट इमिटिंग डायोड चाहिए तो जो हमारा मटेरियल यूज़ करना चाहिए मस्ट भी है लिस्ट बैंड गैप, उसका लिस्ट बैंड गैप होना चाहिए, बैंड गैप कम होना चाहिए। और गैलियम आर्सेनाइड बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड अकेले, वो भी दोनों हमारा सुटेबल होता है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड अकेले भी सुटेबल होगा, अगर इंफ्रारेड LED बनाना हो, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी, वो भी सुटेबल होता है भाई। और सिंबल होता है लाइट इमिटिंग डायोड का, भी बताया था भाई, ये लाइट निकलता हुआ दिखा दोगे बस, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड का होगा। फोटो डायोड क्या होता है भाई? तो फोटो डायोड उल्टा डायरेक्शन दिखा देंगे, लाइट इस पे इंसिडेंट होगा तो ये कंडक्ट करना शुरू करेगा। मीन्स इसका जो मेन है पर्पस कि ये लाइट एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब ये लाइट आएगा तब यहाँ पे कंडक्शन शुरू हो जाएगा, तब यहाँ पे हमारा करंट स्टेबलिश हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग फोटो डायोड। ए फोटो डायोड इज स्पेशल टाइप PN जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद ट्रांसपेरेंट विंडो। इसमें ट्रांसपेरेंट विंडो लगा के रखते हैं भाई कि लाइट आए तो पहुंच जाए। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। देखो भाई, फोटो डायोड को हमेशा रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं। क्यों रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं? क्योंकि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है करंट कंट्रीब्यूशन में। तो माइनॉरिटी जब कम कैरियर चार्ज कैरियर जो हैं, जो कम है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाले हैं, अगर हम लोग
इस पर लाइट इंसिडेंट कराएं तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो भाई होल भी प्रोड्यूस्ड होंगे। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज या फ्रैक्शनल अगर चेंज देखें, फ्रैक्शनल चेंज इन चार्ज कैरियर देखें, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मान लो अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो भैया इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि डेल्टा एन जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और ये इलेक्ट्रॉन जो पहले थे, तो ये वैल्यू, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन इलेक्ट्रॉन, ये होगा फ्रैक्शनल चेंज इन होल्स। तो नंबर जो हमारे होल्स के प्रोड्यूस हुए डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। तो क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर था, एन तो वेरी वेरी लार्ज था भाई एन एस से, एन क्या था, वेरी वेरी लार्ज था एन एस से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में ये है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्रैक्शनल चेंज और ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्रैक्शनल चेंज। तो जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का हम लोग देखेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का, तो वो कम होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या होगा, ये वाला वेरी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में क्या है, ये वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है, तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, वेरी वेरी लार्ज होगा। मतलब ये सोच लो कि 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो 100 होल भी निकले, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो था एन टाइप सेमीकंडक्टर में, ये समझो कि 1 करोड़ था, 10⁻⁷ था, और ये जो था हमारा वो 1000 था, ऐसा समझ सकते हो। तो अगर फ्रैक्शनल चेंज देखेंगे 100 डिवाइडेड बाई करोड़ देखेंगे, वेरी स्मॉल नंबर, और ये 100 डिवाइडेड बाई ऑलमोस्ट 1000, तो ये उसके रिस्पेक्ट में वेरी लार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में फ्रैक्शनल या परसेंटेज चेंज होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। तो हम लोग फोटो डायोड से चाहते हैं कि जो लाइट एनर्जी, जो रेडिएशन आ रहे हैं वो डिटेक्ट हो जाए, और इसलिए इसका हम लोग जब डायग्राम दिखाते हैं करंट और वोल्टेज का, तो रिवर्स बायसिंग में ऑपरेट करते हैं। जब हमारा कोई रेडिएशन नहीं है तो ऐसे है करंट नेग्लिजिबल, लेकिन जब रेडिएशन सर्टेन इंटेंसिटी का होता है तो इस तरह का करंट हो जाता है, और ज़्यादा थोड़ा इंटेंसिटी का आया तो ऐसे आया, और ज़्यादा आया इंटेंसिटी तो ऐसे बन गया। इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंट्रीब्यूट कर रहा था करंट में रिवर्स बायसिंग में। अगर करोड़ों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब करोड़ों करोड़, उनका जब करंट कंस्टिट्यूट हो रहा होगा तो उसमें जो छोटा मोटा 100 का चेंज आएगा वो पता भी नहीं लगेगा। इसलिए फोटो डायोड का पर्पस है टू डिटेक्ट रेडिएशन एंड रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो उसके लिए रिवर्स बायसिंग में इसका यूज़ करना ज़रूरी है, तभी हमारा फोटो डायोड का पर्पस सॉल्व हो पाएगा। तो फोटो डायोड इज ए स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद ट्रांसपेरेंट विंडो टू अलाउ लाइट टू फॉल थ्रू इट, तो लाइट को फॉल कराना है। व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ ग्रेटर दैन द बैंड गैप, बैंड गैप से ज़्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस होंगे, तो लाइट का इतना एनर्जी होना चाहिए जो कि बैंड गैप से ज़्यादा रहे। देन द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड नियर द डिप्लीशन लेयर एंड द सिंबल फॉर फोटो डायोड क्या होता है भाई, तो आता हुआ लाइट दिखाते हैं, वो तो भाई आप समझते हो। और इसके बारे में रिवर्स बायसिंग में कैसे यूज करते हैं, देखो भाई ये है इसका सर्किट डायग्राम, देखो रिवर्स बायसिंग में यूज कर रहे हैं। एन साइड इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, पी साइड इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, इस तरह से रिवर्स बायसिंग में है। ये रिवर्स बायसिंग करंट है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा करंट का वैल्यू होगा। इस तरह दिखा रहे हैं, ये I4, I3, I2, I1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई। और सोलर सेल क्या होता है, तो सोलर सेल भी है हमारा एक ऐसा डिवाइस जो कि लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो तो सेल का काम करता है। ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी जब इंसिडेंट हो तो वो सेल का काम करेगा और उससे हम लोग बल्ब ग्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनसे सोलर एनर्जी जब इंसिडेंट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सोलर सेल इज बेसिकली ए पीएन जंक्शन विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन। जब पीएन जंक्शन पे रेडिएशन फॉल कर रहा है तो समझो कि एक सेल का काम कर रहा है, और जब रेडिएशन बंद तो सेल भी बंद। It works on the same principle photovoltaic effect as the photodiode except that no external bias is applied and the junction area is kept. इसमें क्या होता है, कोई हम लोगों ने बायसिंग नहीं किया, जबकि फोटोडायोड भी लाइट का डिटेक्शन के अकॉर्डिंगली करंट पास कराता है, लेकिन उसमें एक बायसिंग देना होता है, रिवर्स बायसिंग। यहाँ कोई बायसिंग दिए बिना ये हमारा सेल का काम करता है, और जब भी लाइट इस पे इंसिडेंट होगा तो ये सेल का काम करेगा। पी टाइप है, एन टाइप है सेमीकंडक्टर। यहाँ पे होता क्या है कि जब हमारा लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी आता है भाई, तो उस कंडीशन में बड़े सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं और जंक्शन फील्ड के इफेक्ट में जाते हैं। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ
पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे और ये इस तरह से एक्यूमुलेटर रहेंगे और इस तरह से ये सेल बना रहेगा। जैसे ही इसको करंट के लिए आप अलाउ करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इसलिए करंट ऐसे आएगा। तो करंट समझो ये P से N बन गया और ये सेल इस तरह का, ये सेल का काम कर रहा है। जब तक ये सोलर एनर्जी इस पर इंसिडेंट होता रहेगा तब तक ये सेल का काम करता रहेगा। ठीक है भाई, तो इसका डिटेल हम लोगों ने रेगुलर क्लास में देखा था। अब इसका इस तरह से डायग्राम जो अभी मैंने बताया वो ये है। इसका अगर हम लोग करंट वोल्टेज ग्राफ दिखाएं तो वो इस तरह का ग्राफ आता है भाई। जब हम लोग बिल्कुल ओपन सर्किट रखा है, मतलब ओपन सर्किट मीन्स कोई रेजिस्टेंस जब कनेक्ट नहीं करते हैं ओपन सर्किट में तो मैक्सिमम वोल्टेज होता है, उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। तो जब कोई करंट नहीं है तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ये वाला, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है ये। लेकिन जब हम लोग रेजिस्टेंस लगा देंगे तो जब रेजिस्टेंस लगा दोगे तो थोड़ा करंट एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा करंट एग्जिस्ट करेगा तो वो नेगेटिव करंट होगा, क्योंकि P से N साइड करंट होता है तो पॉजिटिव बोलते हैं। P से N साइड करंट होता है तो हम लोग ऐसे होता है ना भाई, P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये P है, ये N है। P से N साइड में चलता है करंट तो पॉजिटिव बोलते हैं, N से P साइड में चलता है करंट तो नेगेटिव बोलते हैं। तो ये करंट हमारा इस तरह से चल रहा है, ये N है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और करंट ऐसे आएगा। तो डायोड के अंदर देख रहे हो N से P के साइड में जा रहा है। यहाँ डायोड के अंदर में क्या है, P to N जा रहा है। तो P to N जाने को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, N से P की तरफ जा रहा है तो यहाँ नेगेटिव करंट दिखाएंगे, इसलिए ये नेगेटिव करंट दिखा रहे हैं। और जब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर वेरी मान लो स्मॉल कर दें, वेरी स्मॉल कर दें, ऑलमोस्ट जीरो, तो ये बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने सेल को। जब शॉर्ट सर्किट करेंगे, R टेंडिंग टू जीरो हो जाए, शॉर्ट सर्किट करेंगे तो उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम वैल्यू का जाएगा, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम ट्रांसफ़र होंगे और करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम नेगेटिव करंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस ग्राफ को हम लोग समझ सकते हैं कि सोलर सेल के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ है। इसके ज़्यादा डिटेल अगर देखने हो तो आपको रेगुलर क्लास का देखना चाहिए, जो कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक क्लास में। ऑलमोस्ट ये सब आधे घंटे का कम से कम 45 मिनट्स का हर डायोड टॉपिक बनता है। तो ये डिटेल तो नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट हमने आज रिवाइज कर लिया, और इसके क्वेश्चन के लिए एक अलग क्लास बनाने पड़ेंगे, एक अलग क्लास लेने होंगे, तो उसका हम लोग बना लेंगे नेक्स्ट क्लास।